1 सितंबर 1939 को एक्सिस राष्ट्र एवं मित्र राष्ट्र के बीच द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया, जो 2 सितंबर 1945 को तब समाप्त हुआ जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिरा दिए, जिससे दोनों शहर पूरी तरह तबाह हो गए और एक्सिस राष्ट्र की सेनाओं जर्मनी, इटली और जापान को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। अब पूरी दुनिया परमाणु शक्ति का लोहा मान चुकी थी और इस घटना ने यह तय कर दिया कि परमाणु ऊर्जा किसी राष्ट्र की ऊर्जा की आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करेगी, किंतु उसकी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए भी आवश्यक होगी। भारत इस समय अपनी आज़ादी की अंगड़ाई ले रहा था, किंतु कदाचित द्वितीय विश्व युद्ध की इस घटना ने भारतीय वैज्ञानिकों को यह एहसास करवा दिया कि नाभिकीय ऊर्जा के बिना भविष्य में किसी भी देश का विकास एवं उसकी सुरक्षा संभव नहीं होगी। और यह भावना उस समय के होनहार भारतीय वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के मन में अच्छी तरह घर कर गई थी और उनकी मेहनत और लगन ने भारत का ये सपना बहुत ही कम समय में पूरा कर दिया। आओ साथियों, आज हम उस महान भारतीय वैज्ञानिक के जीवन के बारे में बात करते हैं, जिनकी परिकल्पना, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और सोचने समझने की क्षमता और जिनकी भौतिकी विषय की असाधारण प्रतिभा ने भारतवर्ष को एक परमाणु संपन्न देश बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, एवं जिन्हें हम भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन काल के निष्ठुर हाथों ने उन्हें हमसे 23 जनवरी 1966 को एक हवाई जहाज की दुर्घटना में छीन लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के उस महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की, जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति वाला देश बनाया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक और स्वप्नदृष्टा थे, जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी, जिसके फलस्वरूप आज भारत में 22 नाभिकीय रिएक्टर 6780 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक संभ्रांत पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जहांगीर और माताजी का नाम मेहरबाई भाभा था। उनके पिता पेशे से वकील थे। उन्होंने मुंबई से कैथेड्रल और जॉन केनन स्कूल से पढ़ाई की, फिर एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बीएससी पास किया। मुंबई से पढ़ाई पूरी करने के बाद भाभा वर्ष 1927 में इंग्लैंड के कैस कॉलेज, कैम्ब्रिज इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए। हालांकि इंजीनियरिंग पढ़ने का निर्णय उनका नहीं था। यह परिवार की ख्वाहिश थी कि वे एक होनहार इंजीनियर बने और एक इंजीनियर के तौर पर वे टाटा इंडस्ट्रीज ज्वाइन करें। होमी ने सबकी बातों का ध्यान रखते हुए इंजीनियरिंग की पढ़ाई जरूर की, लेकिन अपने प्रिय विषय फिजिक्स से भी खुद को जोड़े रखा। न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रति उनका लगाव जुनूनी स्तर तक था। उन्होंने कैम्ब्रिज से ही पिता को पत्र लिखकर अपने इरादे बता दिए थे कि फिजिक्स ही उनका अंतिम लक्ष्य है, और उन्होंने पिता से इस संबंध में अनुमति देने के लिए भी कहा। उन्होंने पिताजी को अपने पत्र में लिखा कि मैं फिजिक्स करने की इच्छा से जल रहा हूँ। मैं इसे कभी न कभी जरूर करूँ, यह मेरी एकमात्र महत्वाकांक्षा है। मुझे एक सफल आदमी या किसी बड़ी कंपनी का मुखिया बनने की कोई इच्छा नहीं है। इसलिए मैं आपसे ईमानदारी से विनती करता हूं कि आप मुझे भौतिकी विषय लेने दें। उनके पिता उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी का अध्ययन करने, गणितीय ट्राइपोज के लिए दाखिला दिला देने पर सहमत हुए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रहकर सन 1930 में उन्होंने इंजीनियरिंग एवं भौतिकी में पढ़ाई की। उसके पश्चात सन 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने जर्मनी में भौतिकी एवं कॉस्मिक किरणों पर अध्ययन और प्रयोग किए। भाभा 1939 में छुट्टियों के लिए भारत आए, लेकिन सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के कारण उन्हें अपनी योजना बदलनी पड़ी। वह बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान में शामिल हो गए, जहां उनके लिए सैद्धांतिक विज्ञान में एक रीडरशिप विशेष रूप से बनाई गई थी। प्रोफेसर सीवी रमन, जो उस समय आईआईएससी में थे, होमी भाभा से बेहद प्रभावित थे। 1941 में भाभा को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुना गया।
उन्हें 1942 में प्राथमिक भौतिक कणों का सिद्धांत और उनकी अंतःक्रियाओं का सिद्धांत विषय पर थीसिस के लिए एडम्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बेंगलोर में अपनी 5 साल की अवधि के दौरान भाभा को भारत में अनुसंधान गतिविधियों को चलाने की कठिनाई का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि देश में मौजूदा अनुसंधान संस्थानों में से किसी के पास परमाणु भौतिकी, कॉस्मिक किरण भौतिकी, उच्च ऊर्जा भौतिकी और भौतिकी के अन्य क्षेत्रों में मूल कार्य की सुविधा नहीं है। अपने मित्र JRD टाटा को लिखे एक पत्र में भाभा ने लिखा, उचित परिस्थितियों और बुद्धिमान वित्तीय सहायता की कमी भारत में विज्ञान के विकास की उस गति से बाधित करती है जिस गति से देश में प्रतिभा की आवश्यकता होती है। JRD टाटा को भारत के लिए एक विश्व स्तरीय अनुसंधान संस्थान की आवश्यकता का एहसास हुआ और उन्होंने भाभा को सुझाव दिया कि उन्हें एक नया संस्थान स्थापित करने के लिए धन के लिए सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को लिखना चाहिए। मार्च 1944 में भाभा ने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को एक प्रस्ताव भेजा। सर सोराब सकलाटवाला को लिखे एक पत्र में उन्होंने लिखा कि मैंने पिछले कुछ समय से बंबई में भौतिकी की सबसे उन्नत शाखाओं में अनुसंधान का एक प्रथम श्रेणी का इंस्टीट्यूट स्थापित करने का विचार रखा है। इस समय भारत में सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों तरह से भौतिकी की मूलभूत समस्याओं पर शोध का कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है। मौलिक भौतिकी में शोध का एक सशक्त स्कूल होना बिल्कुल भारत के हित में है, क्योंकि ऐसा इंस्टीट्यूट न केवल भौतिकी की कम उन्नत शाखाओं में बल्कि उद्योग में तत्काल व्यावहारिक अनुप्रयोग की समस्याओं में भी अनुसंधान का नेतृत्व करता है। उसी पत्र में वे डॉक्टर भाभा लिखते हैं कि जब आने वाले दशकों में परमाणु ऊर्जा को बिजली उत्पादन के लिए सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा, तो भारत को अपने विशेषज्ञों के लिए विदेशों की ओर नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि वे तुरंत तैयार मिलेंगे। जो योजना मैं अब आपको प्रस्तुत कर रहा हूं वह एक भ्रूण मात्र है, जिससे मुझे आशा है कि समय के साथ भौतिकी का एक ऐसा इंस्टीट्यूट तैयार हो जाएगा जो सर्वश्रेष्ठ के बराबर हो। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने भाभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मई 1945 में ट्रस्टियों ने बॉम्बे सरकार के सहयोग से मौलिक अनुसंधान के लिए एक संस्थान को प्रायोजित करने का निर्णय लिया। इस संस्थान में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर की कॉस्मिक रे यूनिट को शामिल करने और नए संस्थान का नाम द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च रखने का निर्णय लिया गया। ट्रस्ट की पहली मीटिंग दिनांक 18 मई 1945 को हुई एवं इस बैठक में वर्ष 45 से 46 के लिए 80,000 रुपए के बजट का एक अस्थायी प्रस्ताव पारित किया गया। द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च संस्थान ने 1 जून 1945 को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में अपना काम शुरू किया था। बाद में संस्थान को बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया और 19 दिसंबर 1945 को बॉम्बे के गवर्नर सर जॉन कोलविले द्वारा औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। भारत में अनुसंधान की स्थिति के बारे में एक यादगार उद्घाटन व्याख्यान में भाभा ने विज्ञान के दार्शनिक पहलुओं पर भी चर्चा की और कहा कि विज्ञान एक दिन मनुष्य के लिए अत्यधिक शारीरिक मेहनत से छुटकारा दिला देगा और आज हम एक ऐसे युग की शुरुआत में खड़े हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्ण आध्यात्मिक रूप से खुद को विकसित करने का अवसर मिलेगा। परमाणु ऊर्जा में महारत हासिल करने के बाद अगले 100 वर्षों में दुनिया आज से उतनी ही अलग दिखेगी जितनी आज मध्य युग से अलग है। 1950 के दशक में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के तेजी से बढ़ने के साथ एक बार फिर इसका भवन छोटा पड़ने लग गया और इसका स्थायी स्थान पर बदलने का समय आ गया। भाभा ने कोलाबा में समुद्र के किनारे एक विशाल भूखंड का चयन किया जो रक्षा मंत्रालय का था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भाभा के अनुरोध को स्वीकार करने के साथ 1954 में नई साइट पर काम शुरू किया गया। अरब सागर की ओर देखने वाला कोलाबा परिसर 15 एकड़ के परिसर में 2,56,000 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र में फैला हुआ है।
कोलाबा को चुनने का एक महत्वपूर्ण कारण बॉम्बे विश्वविद्यालय से निकटता थी। 1 जनवरी 1954 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कोलाबा में टाटा इंस्टीट्यूट परिसर की आधारशिला रखी। प्रारंभ में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में प्रायोगिक अनुसंधान काफी हद तक कॉस्मिक किरणों के लिए समर्पित था। संस्थान ने 1951 से 52 में दुनिया में पहली बार स्ट्रिप्ड इमल्शन का उपयोग करने की तकनीक विकसित की, जिसके कारण 1953 में केमेसॉन नए नाभिकीय कण की खोज हुई। प्रायोगिक अनुसंधान पर जोर देने से टाटा इंस्टीट्यूट को उपकरणों के डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद मिली। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जन्मस्थान बन गया। यहीं पर परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रारंभिक कार्य शुरू हुआ। टाटा इंस्टीट्यूट से आए कार्यक्रम के शुरुआती आंकड़ों में राजा रमन्ना और एएस राव शामिल थे। राव, टाटा संस्थान और ऊर्जा आयोग के वैज्ञानिकों की संयुक्त टीमों ने, जिन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के परिसर से काम किया, देश में कुछ पहली परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं पर काम करना शुरू किया। एईसी ने अपने गठन के तुरंत बाद ईंधन चक्र संचालन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत के प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से यूरेनियम और थोरियम वाले खनिजों जैसे परमाणु खनिजों का सर्वेक्षण शुरू किया। नेहरू के साथ भाभा के घनिष्ठ संबंधों ने स्वाभाविक रूप से परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे परमाणु ऊर्जा पर काम गति पकड़ता गया, भाभा को एहसास हुआ कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जो कि मूल रूप से एक नीति निर्माता निकाय है, परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अतः कार्यक्रम को लागू करने के लिए सरकार के एक पूर्ण विभाग की आवश्यकता होगी। 1954 में भाभा ने नेहरू को प्रस्ताव दिया कि भारत सरकार देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना करे, और सरकार ने उसी वर्ष इसकी स्थापना कर दी एवं भाभा को इस विभाग का सचिव बनाया गया। यह विशिष्ट विभाग नई दिल्ली के बजाय बॉम्बे में स्थापित किया गया एवं यह सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, एक मॉडल जिसका आज भी पालन किया जाता है। ऊर्जा अलग से ऊर्जा विभाग बनने एवं इसके प्रथम सचिव बनने के साथ ही भाभा ने भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर के प्रोजेक्ट पर काम करना आरंभ कर दिया। इस प्रोजेक्ट का नाम अप्सरा रखा गया। भाभा के नेतृत्व में लगभग 50 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम भारत के पहले परमाणु बिजली घर के प्रोजेक्ट अप्सरा पर कार्य करने में दिन रात जुट गई। परमाणु रिएक्टर का पूरा डिजाइन स्वदेशी बनाया गया, जो कि अपने आप में मिसाल है। अब जो मुख्य चिंता और समस्या थी वह परमाणु रिएक्टर में प्रयोग होने वाले ईंधन को लेकर थी। उस समय भारत के पास आवश्यक ईंधन यानी कि यूरेनियम उपलब्ध नहीं था। ऐसे में भाभा की सूझबूझ और सरकार की राजनयिक समझ से इंग्लैंड को परमाणु रिएक्टर के लिए आवश्यक ईंधन अर्थात यूरेनियम देने के लिए राजी कर लिया गया। स्विमिंग पूल रिएक्टर को डिजाइन करने और बनाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा। अप्सरा ने 4 अगस्त 1956 को कार्य करना आरंभ कर दिया। रिएक्टर का चालू होना भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। अब भारत की श्रेणी दुनिया के उन चुनिंदा देशों में हो गई थी जिनके पास परमाणु क्षमता थी, किंतु भाभा यह जानते थे कि अब भी भारत को परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बहुत काम करना था। प्रारंभ में सभी परमाणु अनुसंधान गतिविधियां टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में की गईं, लेकिन जल्द ही इस उद्देश्य के लिए पूरी तरह से समर्पित एक नई प्रयोगशाला की आवश्यकता महसूस की गई। भाभा ने परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के लिए लगभग 1200 एकड़ का एक स्थान चुना था, जो एक तरफ ट्रॉम्बे पहाड़ी से और दूसरी तरफ बॉम्बे हार्बर के पानी से घिरा था। आगे चलकर जहां दिनांक 28 अक्टूबर 1969 को भारत का प्रथम व्यावसायिक परमाणु बिजली घर की स्थापना है। भारत की आणविक विज्ञान में उन्नति देख पूरा विश्व आश्चर्यचकित तो था ही साथ भारत के विरोधी चीन, पाकिस्तान पुरजोर से इसे रोकने के लिए जोर लगा रहे थे।
विशेषकर पाकिस्तान जिस पर उस समय अमेरिका का वर्चस्व था, और अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से भी पूर्ण रूप से भारत के विरोध में था क्योंकि भारत समकालीन राष्ट्र सोवियत संघ का मित्र था। शायद ये ही कारण थे कि भारत को इसकी आगे चलकर बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को एक हवाई दुर्घटना में अपनी जान गंवानी पड़ी। इसे समय की नीति कहे या दुश्मनों की साजिश, आज तक पूरा सच कोई नहीं जान पाया किन हालत में वर्ष 1966 में यह दुर्घटना हुई। इसके विवरण को हम इसके आगे के भाग 2 में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, किंतु यह कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत देश के सच्चे सपूत और महान नायक थे। हम भारतवासी उनके सदैव कृतज्ञ रहेंगे। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का एकमात्र उपाय है कि उन्हें भारत रत्न अलंकरण से नवाजा जाए। जय हिंद।